सर, गर्व की बात है कि हाल ही में आपने विश्व की तीसरे सबसे बड़ी सेना का चार्ज लिया है सर, और आप इसके वाइस चीफ भी रहे हैं सर। आपने बहुत सारे ऐसे महकमों को संभाला है जिससे आपको हर चीज़ का पता है सर। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी सर? मेरी प्रायोरिटीज़ जो होंगी वो सबसे पहले भारतीय सेना का मनोबल ऊपर रखना, हर एक जवान को सहमत कराना कि उसकी कार्रवाई हमारी सेना को मजबूत बनाती है, हर एक जवान को सहमत करना कि चाहे वो किसी भी टुकड़ी का क्यों ना हो, जिसे हम आर्म एंड सर्विस कहलाते हैं, सबका हमारी सेना में महत्व है और सब एकजुट होकर काम करें तो हम लोग जो है अपनी सेना को शक्तिशाली बना सकते हैं। दूसरी जो मेरी होगी वो ये होगी कि हमारे पास जो हमारी सैन्य शक्ति है, हमारा जो इक्विपमेंट है, हमारे जो हथियार हैं, उसको हम टेक्नोलॉजी के तहत उसमें बदलाव ला सकें, नए हथियार, आधुनिक हथियार अपने जवानों को दे सके। सरहद पर जो जवान तैनात हैं आजकल, चाहे जम्मू या कश्मीर में या हमारे उत्तरी सीमाओं में या पश्चिमी सीमाओं में, उनको हमें मॉडर्न हथियार देने हैं जिससे कि वो रात में भी कार्रवाई कर सकें, 24 घंटे तैनात हो सकें। उनको अन्य टेक्नोलॉजी देनी है जिससे कि सरहद की जो उन्हें रक्षा करनी है उसमें उन्हें सहूलियत मिले। हमारे पास मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं, हमारे पास टैंक और बीएमपी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जिन्हें हम कहते हैं, इनका भी आधुनिकरण होना है, इनमें कुछ अपग्रेड्स होने हैं, कुछ आगे हमारे को नए टैंकों के बारे में ध्यान देना है, नए आईसीवी लाने हैं, क्योंकि अभी जो इस वक्त जो हमारे टैंक हैं ये कुछ सालों में पुराने हो जाएंगे, तो इसके लिए आधुनिकरण करना है। आर्मी एविएशन की तरफ बहुत जोर दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी जो एविएशन शक्ति है, आर्मी एविएशन की शक्ति है, इसमें हम लोग आर्म्ड और अटैक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल कर सकें, क्योंकि ये मैकेनाइज्ड फोर्सेस को अपनी सफलता देने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। इसके साथ एयर डिफेंस के हमारे जो सिस्टम्स हैं उसका कंट्रोल रिपोर्टिंग, उसमें जो आधुनिकरण करना, कुछ नई मिसाइल जिससे कि रेंज बढ़ सके। आर्टिलरी में हमारा जोर दिया जा रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि आर्टिलरी गन्स का रेंज बढ़े, उसका जो हमारी जो फायर पावर है उसमें बढ़ोतरी हो और हम एक्यूरेसी हासिल कर सकें। इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारे पास कुछ लंबे हथियार, लंबे दूर की क्षमता वाले हथियार भी हमारी फ़ौज में हों, इनको लाया जा रहा है। साथ साथ सर्वेलेंस के लिए हम लोग UAVs भी हासिल कर रहे हैं। सो इन सब की तरफ हमारा ध्यान है। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स पर भी ध्यान देना है, क्योंकि एक तरफ तो होती है लड़ाई करने की क्षमता, दूसरी तरफ होती है ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स। तो हम ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स में भी आधुनिकरण करना चाहते हैं। हमारे पास जो एम्युनिशन डिपोज़ हैं उनका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, हमारे पास जो ऑर्डिनेंस की जो इन्वेंट्री है उसका कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, ताकि हमारे पास अगर किसी जगह पे कोई खामी है या किसी जगह पे कुछ कमियां हैं, तो जिस जगह पे कुछ हमारे पास सरप्लसेस हैं हम ऑटोमेटिक इनको पूरा कर सकें, ताकि कहीं की डेफिशिएंसी, कहीं की सरप्लस, इनको हम बैलेंस कर सकें। सर, कहा ये जा रहा है कि आने वाला वक्त जो होगा उसमें बहुत छोटे वॉर होंगे और बहुत कंसंट्रेटेड और एक्सप्लोसिव वॉर हुआ करेंगे। क्या हमारी सेना उन सब के लिए तैयार है सर? देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आने वाले जो युद्ध होंगे वो इंटेंस होंगे, छोटे होंगे। इसके लिए हम तैयार हैं। इसके लिए हमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है और हमें ये चाहिए कि जो देश के अन्य विभाग हैं, चाहे वो रेलवेज़ हो, चाहे वो एयरलाइंस हों, इनकी सबकी हमारे को मदद चाहिए कि ताकि हम जल्दी से जल्दी मोबिलाइजेशन कर सकें और अपने सरहद पर जल्दी से जल्दी डिप्लॉय हो सकें। साथ साथ हमारे को ये भी चाहिए कि अगर हमारे पास कुछ सैनिक टुकड़ी कुछ एक इलाके में है और हमें अगर उसे दूसरी इलाके में तैनात करना है, तो हमारे पास काबिलियत होनी चाहिए, चाहे हेलीकॉप्टर के जरिए या एयरक्राफ्ट के जरिए, और इसके लिए हमें सहयोग चाहिए होता है दूसरी सर्विसेज का, एयरफोर्स और नेवी का। इसीलिए इसके लिए हम लोग जो है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपस में मिलजुल कर सहयोग के साथ काम कर रहे हैं। सर, इन सब में हमारी स्पेशल फोर्सेस का क्या रोल होगा और सर्जिकल स्ट्राइक्स को ऑप्शन हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ एक भारत की मारक क्षमता का उपयोग का सवाल उठेगा? देखिए, स्पेशल फोर्सेस जो हैं ये एक स्पेशली ट्रेन टुकड़ी होती है जिनकी क्षमता और काबिलियत बाकी सेना के जो हमारे जो इन्फेंट्री के जवान हैं उनसे कुछ ज़्यादा अच्छी होती है।
इनके पास हथियार आधुनिक होते हैं, तो इनकी क्षमता के हिसाब से इनको इस्तेमाल में लाया जाता है। स्पेशल फोर्सेस को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये आमतौर पर मैं ओपन में बताना नहीं चाहूँगा, पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि हमारी जो स्पेशल फोर्सेस हैं बहुत काबिल हैं और इन्हें कोई भी अगर हम टास्क देंगे ये उसके लिए लगातार प्रशिक्षण करते रहते हैं और सदा सफल होने में हमें कामयाबी दिलाएंगे। हम ऐसी परिस्थिति में हैं जहां हमारा विश्व में रुतबा भी बढ़ रहा है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर दोनों ही अनसेटल्ड हैं सर। एक सेना अध्यक्ष के तौर पर आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होंगी नॉर्थ के बॉर्डर को लेकर के और वेस्ट के बॉर्डर को लेकर के? देखिए, वेस्ट के बॉर्डर में हमारी कोशिश यही है कि जो सीज़ फायर है उस पर अमल हो, ताकि बाकी कार्रवाई जब भी बॉर्डर सेटल होगा कम से कम आपस में भाईचारा बना रहे। क्योंकि अगर वहाँ पे सीज़ फायर अमल नहीं होता है और अगर युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है तो हम तो युद्ध के लिए तैयार हैं, इससे हमारे सैनिकों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हमारा तो मकसद है युद्ध के लिए तैयार रहना, लेकिन इसका जो असर है वो जो वहाँ की जो आम जनता है, आवाम है, उसके ऊपर बहुत पड़ता है। क्योंकि सरहद के पास दोनों तरफ हमारी आवाम रहती है, उनके स्कूल चलते हैं, वहाँ वो लोग खेती करते हैं, उनके आमदनी का साधन उधर ही है। तो अगर वहाँ पे कोई सीज़ फायर का उल्लंघन होता है या उसमें कोई मतलब अगर कोई बढ़ोतरी होती है सीज़ फायर में और आपस में कोई किसी तरह की कार्रवाई की जाती है दोनों तरफ से, फायरिंग या अन्य कार्रवाई, तो उसमें सिविलियन पॉपुलेशन ज़्यादा इफेक्टेड होती है। तो हमारा तो मकसद यही रहेगा कि हम जहाँ तक हो सके अमन शांति बहाल रखें। और जहाँ तक उत्तरी बॉर्डर का सवाल है हमारा चाइना के साथ, उसमें हमारे मैकेनिज़्म बहुत अच्छे हैं। दोनों तरफ फ़ौज तैनात है, उनकी भी फ़ौज तैनात है, हमारी भी फ़ौज तैनात है। हम लोगों ने कुछ ऐसे कार्यक्रम किए हैं, कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स इनकॉर्पोरेट किए हैं जिससे कि हम कभी भी कोई अगर कोई मुसीबत हो जाती है, कोई टेंशन हो जाता है, उसको आराम से बातचीत करके इसको सुलझा सकते हैं। सर, हाल फिलहाल समाज बदला है और तकनीकी बदली है। हमारे जो सोल्जर्स और मैन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें भी कुछ बदलाव देखे गए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कुछ उसमें हमें स्टडी की ज़रूरत है या लीडरशिप और मैन और ऑफिसर्स के बीच के रिलेशन को लेकर के? सर देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम ऑफिसर का ओहदा प्राप्त करते हैं कमीशन होने के बाद, तो हम ऑटोमेटिकली लीडर के रह जाते हैं। क्योंकि जब मैं खुद कमीशन हुआ था, सेकंड लेफ्टिनेंट बन के आया था, एक प्लेटून मेरे नीचे नियुक्त की गई थी, तो मेरे प्लेटून में जो 30 जवान थे उन्होंने मुझे लीडर मान लिया था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मैं सर्विस में आगे बढ़ते हैं अफसर हमारे, उसके बाद किस तरह से हमारे जवान उस लीडर की ओर देखते हैं वो उसकी कामयाबी पर निर्भर करता है। तो शुरू में हम ज़रूर लीडर बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें अपने जवानों का ध्यान रखना पड़ता है, अपनी काबिलियत दिखानी पड़ती है, और अपनी काबिलियत के जरिए ही हम अपने को सही लीडर कहने लायक कह सकते हैं। सर, आपको लगता है कि आरोपी वाले जो माहौल है उन सबसे मैन सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में कुछ तलखियाँ आई थी जिसमें भी कुछ काम करने की ज़रूरत है? और सीडीएस को लेके आर्मी अध्यक्ष के रूप में आपका क्या सोचना है? सर देखिए, जहाँ तक ओआरओपी का सवाल है, इसमें हमारे कुछ जो वेटरन्स थे, जो सेवानिवृत्त लोग थे, उनको कुछ लगा कि शायद हमारे को जिस तरह की सहूलियत मिलनी चाहिए थी शायद वो नहीं मिली। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी हद तक जो हमारी मांग थी वो पूरी हो चुकी। इस वक्त मैं सिर्फ आपके ज़रिए हमारे जो वेटरन और सेवानिवृत्त जवान जो लोग जो आज जंतर मंतर में बैठे हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि अपने घर लौट जाएं। सरकार आपकी तरफ विचार विमर्श कर रही है और आपको पूरी सहूलियत देने की कोशिश कर रही है। सीडीएस पे सेना का क्या कहना है, सेना अध्यक्ष का? देखिए, सीडीएस पे जो हमारा ये कहना ये है कि तीनों फोर्स जो हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, अगर हमें एकजुट होकर कार्रवाई करना है और इंटीग्रेटेड मैनर में हमारे को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ इंटीग्रेट करना है, तो सहमति के साथ सीडीएस आ जाना चाहिए। लेकिन इसका जो फाइनल डिसीजन होगा वो सरकार के ऊपर होगा। सर, अभी क्या हमारे यहाँ हताहत होने की संख्या बढ़ी है नॉर्दर्न कमांड में? सर, उस पर आप क्या करेंगे? सर नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हताहत होने की संख्या बढ़ी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हालात वहाँ काबू में लाए जा चुके हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम हालात बिगड़ने ना दें, क्योंकि इसका जो असर है वो आवाम के ऊपर पड़ता है। और मेरे ख्याल में पिछले चंद महीनों में जो वहाँ पे हुआ है उसका आवाम पे ज़्यादा असर पड़ा है, और मेरे ख्याल में उनको भी शायद सतर्क हो गए हैं वो लोग भी कि इस तरह की कार्रवाई जो है वो अच्छी नहीं होती। सर, मॉडर्नाइजेशन का दौर है, 3 साल हैं आपके पास, सर क्या क्या करेंगे आप? ये आखिरी सवाल। मैंने जैसे आपको बताया पहले
कि मॉडर्नाइजेशन में किस तरह का फोकस है। मेरे से पहले जो जनरल दलबीर सिंह जो चीफ थे, उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ दे दी हैं। मैं उन्हीं प्रायोरिटीज़ को आगे लेकर चलूँगा और कोशिश हमारी यही रहेगी कि जिस जिस चीज़ को उन्होंने प्रायोरिटी इंडक्शन के लिए प्राथमिकता दी है, उसी प्राथमिकता पे हम अमल करें और मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ें।